गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 11th का ये 9th चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 और एक्सरसाइज है 9.3। तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स, वाई एंड जेड। बोल रहा है कोई जीपी है जिसकी 4th, 10th और 16th टर्म की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स, वाई और जेड है। यानी 4th पोजीशन पे एक्स है, 10th पोजीशन पे वाई है और 16th पोजीशन पे जेड है। तो प्रूफ कीजिए ये जो एक्स, वाई, जेड है ये भी आपस में जीपी में है। ठीक है, अब जरा मैं आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो कुछ इस तरह से, एक जीपी ले लेते हैं हम लोग। 2 और 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128 एंड सो ऑन। ऐसे एक जीपी है और इस जीपी के लिए मैंने आपको बोला इसकी सेकंड टर्म जो है वो है 2, फिर सेकंड के बाद 4th टर्म जो है वो है 8, और फिर मैं आपको दे रहा हूँ इसकी 6th टर्म। 6th टर्म है 32। ठीक है, तो मैंने आपको एक जीपी दे दी और जीपी में से मैंने आपके लिए सेकंड टर्म उठा दी, फिर 8th, 4th टर्म उठा दी और फिर 6th टर्म उठा दी, और उनकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया और आपसे पूछा आप बताइए क्या ये वैल्यूज़ भी आपस में जीपी में है? भाई ये तो जीपी है ही है, लेकिन इनके जो मैंने वैल्यूज़ उठाए हैं अलग अलग जगह से, क्या वो वैल्यूज़ आपस में जीपी बनाते हैं क्या? तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यानी कि ये तो जीपी बना रहे हैं बिल्कुल। तो ये है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि एक जीपी है जिसकी 4th, 10th एंड 16th टर्म एक्स वाई जेड है। तो ये तो जीपी थी जिसकी 4th टर्म ये है, 10th टर्म ये है, 16th टर्म ये है। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड हैं क्या ये आपस में भी जीपी बनाती हैं क्या? ठीक है, तो मैंने ये जो एक्स वाई जेड वैल्यू है इनको अगर आपस में एक सीरीज में लिखने की कोशिश लिखूंगा, एक सीरीज में लिखूंगा, तो क्या वो भी आपस में जीपी बनाएंगी? यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। ओके, देखिए बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको मैंने ये जीपी दी थी, ये जो वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे दी थी, इनमें आपने देखा मैंने गैप सेम रखा है। देखिए मैंने पहले आपको सेकंड टर्म दिया, सेकंड टर्म के बाद मैंने 4th पोजीशन पे टर्म दिया, और फिर 4th के बाद 6th पोजीशन पे टर्म था। मतलब गैप कितने का है? 2 और 2 4, 4 और 2 6। क्योंकि यहाँ पे भी आपको गैप दिया गया कैसे? 4 और 6 10, 10 और 6 16। यानी यहाँ पे टर्म्स के बीच में गैप जो है वो सेम है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बच्चों इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपसे यहाँ पे सेकंड टर्म, 4th टर्म और 6th टर्म दिया है, जो उस पर फोकस कीजिए जरा। सेकंड टर्म का वैल्यू है 2, फिर 4th टर्म का 8। आप जरा इनके बीच में गैप देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से यहाँ पे जो गैप होगा वो इन दोनों के गैप के बराबर ही तो होगा। इन दोनों का गैप कितना है? 2 2 ज़ा 4। तो यानी इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 4 का आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 2 4 ज़ा 8 आ रहा है भाई। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उन दोनों गैप के बराबर ही तो इन दोनों के बीच में होगा, है कि नहीं? वैसे ही इन दोनों के बीच में देखिए 4th और 5th, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो आपस में इनके गैप के बराबर ही तो होगा। 2 2 ज़ा 4, देख रहे हैं आप? 8 4 ज़ा 32 आ रहा है, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 आ रहा है। यानी अगर सीरीज में जो टर्म्स दी गई हैं उनके गैप अगर इक्वल है तो उनके डिफरेंसेस भी इक्वल होंगे। देखो दिख रहा है आपको? इनके डिफरेंसेस भी इक्वल है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए भाई, जब गैप ही सेम होगा, टर्म्स का गैप ही सेम होगा, तो उनके बीच का डिफरेंस भी तो सेम होगा। उतने उतने में ही तो जंप करती है सीरीज। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम मल्टीप्लिकेशन के
गैप में ही तो आगे टर्म बनती है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ 2, 4, 8, 16 और 32। तो देखिए मैं सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, सेकंड, फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म की बात करता हूँ अगर, तो देखिए सेकंड से फोर्थ पे जाइए, 2 से सेकंड टर्म जो है उसे फोर्थ टर्म पे जाइए, तो गैप कितने का है? 2 का गैप है। और यहाँ पे कितने का गैप है? ये भी 2 का गैप है। तो इन दोनों के बीच में 2 और 2 कितने का हो जाएगा? 4 का गैप हो जाएगा। और होना सब मल्टीप्लीकेशन में ही है, होगा तो सब मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि सीरीज ही मल्टीप्लीकेशन से जो बनती है। अब वैसे इनका गैप कितना है? मल्टीप्लाई बाय 2। इनका गैप कितना है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनका गैप कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 2 4। ठीक है, तो ये आपको जो दिया गया है इसीलिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं गैप सेम है, फोर्थ और 10th, मतलब 6 टर्म का गैप है, और यहाँ पे भी 6 टर्म का गैप है, तभी तो उन दोनों के बीच का गैप भी सेम होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे से आपको 32 के बाद 64 दे देता, तो आप देखिए यहाँ पे गैप कितना आ रहा है? सेकंड के बाद फोर्थ टर्म, यानी 2 का गैप आ रहा है, 2 टर्म का गैप आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं 8 से आपको 64 बोलूँ तब इनके बीच में कितने टर्म का गैप आ रहा है? 3 टर्म का आ रहा है। तो मतलब गैप सेम थोड़ी ना है इनका। आप देखिए 2 2 4, यहाँ पे 2 4 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 4 2 8, यहाँ पे कितने का गैप आएगा? 8 का गैप आएगा। चेक कर लीजिए आप, 2 2 2, तो 2 2 4 2 8, 8 8 64। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई यहाँ पे जो टर्म्स का गैप है वो सेम होगा, तभी उनके डिफरेंसेस भी सेम होंगे। देख रहे हैं आप, 2 4 8, 8 4 32। और अगर यहाँ पे टर्म्स ही मैं ज़्यादा दे देता, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 2 टर्म दिया था, अब मैंने यहाँ पे आपको कौन सी बोला? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे कितने का गैप है? 2 टर्म का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है? 3 टर्म का गैप है। तो इनका गैप भी बदल गया, समझे आप? तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लगेगा। तो अगर यहाँ पर बोला गया है कि फोर्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म जो है वो जीपी में है, तो इसका मतलब 16th अपॉन 10 जो होगा वही 10 अपॉन 4 होगा। देखिए 8 अपॉन 2 जो होगा वही 32 अपॉन 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि गैप सेम है। तो सेकंड से फोर्थ टर्म, फोर्थ से सिक्स टर्म, टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, टर्म्स के जो नंबर है उनमें डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा यानी कॉमन रेशियो जो होगा वो भी सेम होगा। समझ में आ गया आपको? यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब ए आर टू द पावर 3। आपको पता है ना फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो a इंटू आर, एन की जगह पे क्या लेना था? 4 माइनस 1, तो ए आर 3। तो बच्चों ये सीरीज तो आपको पता होनी चाहिए, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको पता है फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है? ए आर 3। तो ए आर 3 की वैल्यू कितनी है? एक्स। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? ए आर 9, उसकी वैल्यू कितनी है? वाई। और 16th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए आर 15, और ये क्या है हमारे पास? जेड। ठीक है, तो अब अगर ये जीपी में होंगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे टर्म उठाई थी ना 2 8 32, अगर ये जीपी में होंगी तो इसका मतलब इनके बीच में जो रेशियो है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम होगा, जो हमने यहाँ पे से समझा था अभी, है ना? कि अगर ये गैप सेम है टर्म्स के बीच में तो इनका जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। तो यानी ये अपॉन ये करो और ये अपॉन ये करो, ये बराबर होगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि y अपॉन एक्स अगर हम करें तो वो z अपॉन वाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। ठीक है, तो यानी अगर इसको हमें जीपी में प्रूफ करना है तो हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अभी हम बाद में समझेंगे, बट आप समझिए कि ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए? वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ए आर 9, वाई का वैल्यू हो गया ए आर टू दी पावर 9। इसका क्या करना है हमने? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a2 और r टू दी पावर 9 2 कितना हो जाता है? 18। तो क्या ये x इंटू वाई के बराबर बन रहा है? तो चेक कर लेते हैं। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? a इंटू आर टू दी पावर 3 इंटू, भाई 2 a थे, एक a मैंने यहाँ दे दिया, एक a मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब ए आर 3 मैंने यहाँ ले लिया तो ए आर टू दी पावर 15 बचा, 3 यहाँ आ गया तो 18 में से 3 यहाँ आ गया तो बचा 15। तो देखिए ए आर 3 और ए आर 15 आ गया। तो ए आर 3 का वैल्यू तुम्हें पता है, ये होता था x, और ए आर
15 का वैल्यू कितना था, z, देखिए आ गया, हमने वाई स्क्वायर से शुरू किया था और ये देखिए एक्स जेड पे हम पहुंच गए। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड हमारा आ रहा है, सो दैट दीज आर इन जीपी। समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर आप इसे समझ गए तो आपको ये ज्योमेट्रिक ये वाला जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। इस ये आया यहीं से तो बना है, देखिए, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है इसका, ओके। और आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होता है। और वाई स्क्वायर एक्स जेड क्यों हो सकता है? क्योंकि उनके बीच का गैप भी सेम होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनता है। अगर गैप सेम नहीं होगा फिर तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो इनके बीच का गैप सेम होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड है, ये यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड हमें थोड़ा ना पता है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये थर्ड टर्म होगी और ये फिफ्थ टर्म होगी तो 3 और 2 5, तो ये सेवन्थ टर्म होनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला बन रहा था। गैप सेम है इनका, ठीक है, इनका गैप सेम होना चाहिए। जैसे अभी हमने अब देखा कि ये सेकंड टर्म थी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म नहीं थी, ये सेकंड थी, ये फोर्थ थी और ये सिक्स टर्म थी, तो मतलब इनके गैप सेम थे। तो ये उसी तरह से बिहेव करती है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बिहेव करना था, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ने बिहेव करना था वैसे ये भी बिहेव कर रहे हैं, ओके। बस ये कि कॉमन रेशियो यहाँ पे वो नहीं आएगा जो इस जीपी का होगा। अब देखिए 2 4 8, जबकि यहाँ पे 4 का कॉमन रेशियो नहीं है, 4 2 8, है ना, 8 2 16, यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 का है, तो ये इस जीपी का रेशियो नहीं आएगा, इनका अपना कॉमन रेशियो होगा, लेकिन होगा सेम क्योंकि गैप सेम है। आया समझ में? तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।